नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी मुश्किल सी लगने वाली चीज पर बात करने वाले हैं, जाने देना या लेटिंग गो। हमने जॉन परकिस की किताब है द पावर ऑफ लेटिंग गो, उस पर बेस्ड कुछ नोट्स और चीजें इकट्ठी की हैं और हमारा मिशन है कि इस किताब का जो सार है वो बिल्कुल सरल भाषा में समझें। बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए है जो इस कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं पर शायद पूरी किताब पढ़ने का टाइम नहीं है या कहाँ से शुरू करें ये समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये अक्सर होता है। हम सब जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहते हैं, सेहत, रिश्ते, काम पर अक्सर लगता है ना कि जैसे कहीं अटक गए हैं। हाँ, बिल्कुल। कोशिश तो कर रहे हैं पर वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। सही बात है। ये किताब कहती है कि शायद ज्यादा जोर लगाना ही समस्या है और इसका हल जाने देने में छुपा है। सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल उल्टा लगता है कि बिना कोशिश किए कैसे होगा। तो चलिए इसी उलझन को सुलझाते हैं। हम देखेंगे कि ये किताब क्या है, इसके पीछे कौन है, इसके जो मुख्य सिद्धांत है जिन्हें आसानी से समझा जा सके। हम इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं, कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए और आखिर में इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। राइट। और अंत में एक लाइन में इसका निचोड़ भी समझेंगे। बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं लेखक से, जॉन परकिस। इनका बैकग्राउंड थोड़ा हैरान करने वाला है इस विषय के हिसाब से। हाँ, है तो। वो कैम्ब्रिज से अर्थशास्त्र पढ़े हैं, बैंकिंग में, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में काम किया है। हाँ। फ्रांस से MBA किया, एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी शुरू की और अब सीनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर है। मतलब पूरी तरह से लॉजिक, प्लानिंग, कंट्रोल वाली दुनिया। हाँ, बिल्कुल। नंबर क्रंचिंग, स्ट्रैटेजी, वो सब। हाँ। और यही बात इस किताब को और ज्यादा वजन देती है मुझे लगता है, क्योंकि ये उनके अपने अनुभव से निकली हैं, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। अच्छा। किताब का मकसद है जीवन जीने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देना, जहां हम हर चीज को कंट्रोल करने, धक्का देने या उससे लड़ने की कोशिश छोड़ दें। ये बताती है कि कैसे जीवन के फ्लो यानी सहज प्रवाह के साथ जिया जाए, दुनिया से लड़कर नहीं बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाकर। और ये किताब जिस समस्या का हल बताती है वो शायद हम सबने महसूस की होगी। ये सोचना कि सिर्फ कड़ी मेहनत, ज्यादा कोशिश और लगातार लगे रहना ही सफलता का रास्ता है। हाँ, यही सिखाया जाता है हमें बचपन से। बिल्कुल। नतीजा हम थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तनाव में रहते हैं। पर्किस कहते हैं कि पूरब की कई परंपराओं में, जैसे माइंडफुलनेस, योग या TM ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, जो एक खास तरह की मंत्र वाली ध्यान तकनीक है, ये सहजता का ज्ञान था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन पश्चिम ने अक्सर इन तकनीकों को अपना तो लिया, पर उनके पीछे का वो जो जाने देने वाला दर्शन था वो भूल गए। हाँ, मतलब टेक्निक ले ली, फिलॉसफी छोड़ दी। हाँ, हम इन तकनीकों का इस्तेमाल भी ज्यादा हासिल करने, ज्यादा कंट्रोल करने के लिए करने लगे, बजाय जीवन को आसान बनाने के। सही बात है। और किताब का जो मूल दर्शन है वो थोड़ा गहरा है, लेकिन कोशिश करते हैं समझने की। हाँ, बताइए। सोचिए कि जैसे प्रकृति में सब कुछ, पेड़ पौधे, जानवर, ग्रह, तारे, ये सब एक बड़ी अदृश्य इंटेलिजेंट व्यवस्था का हिस्सा हैं। ओके। जैसे किताब एग्जिस्टेंस कहती है। हाँ। ये एग्जिस्टेंस ही सब कुछ चला रहा है, एक सहज ज्ञान से। हाँ। हम भी इसी एग्जिस्टेंस का हिस्सा हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम खुद को सिर्फ ये शरीर और ये मन मानने लगते हैं, इस बड़े सिस्टम से अलग। अच्छा। ये जो मैं अलग हूं वाला भाव है, यही अहंकार है। ओके, ये है अहंकार। और यही अहंकार हमें जिंदगी से लड़ने, उसे अपने हिसाब से चलाने और हमेशा तनाव में रहने पे मजबूर करता है। तो जाने देना क्या है फिर? तो जाने देना है उस अहंकार को, उस अलगाव के भ्रम को छोड़ना, ये याद करना कि हम उस बड़े प्रवाह का, उस एग्जिस्टेंस का हिस्सा है। ठीक है, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लग रहा है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। किताब के कुछ मूल सिद्धांत क्या हैं जिन्हें कोई आसानी से समझ सके? हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल बनाते हैं इसे। पहला सिद्धांत है वर्तमान में रहना, बी प्रेजेंट। ये तो बहुत सुना है पर करना मुश्किल लगता है। हाँ, ये सबसे कॉमन सलाह है शायद आजकल। हमारा दिमाग या तो पुरानी बातों में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में, वो मंकी माइंड कहते हैं ना जिसे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। एक डाल से दूसरी डाल कूदता रहता है। हाँ। और कोशिश करने पर फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि ध्यान टिकता क्यों नहीं। यहाँ पर किसी एक जरूरी बात कहते हैं, विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा, क्यों? वो और ज्यादा उछलेंगे। इसके बजाय अपने मन को धीरे से किसी एक चीज पर टिकाने का काम दीजिए, जैसे अपनी आती जाती सांस। ओके।
जैसे सांस पर फोकस करना? हाँ, और जब ध्यान भटके, जो कि भटकेगा ही, हाँ, वो तो पक्का है। तो खुद को कोसिए मत। अरे यार, फिर ध्यान भटक गया। ऐसे नहीं, बस प्यार से, धीरे से ध्यान वापस सांस पर ले आइए। ये भटकना और वापस लाना, यही तो अभ्यास है। एक बहुत सरल तरीका है अपनी 5 इंद्रियों से जुड़ना। अभी आप जहां बैठे हैं, महसूस करें कि हवा आपकी त्वचा को कैसे छू रही है। कुर्सी पर आपके शरीर का वजन कैसा महसूस हो रहा है? क्या आपके पैर जमीन को छू रहे हैं? दूर से कौन सी आवाजें आ रही हैं? हाँ, ये करते ही ध्यान एकदम यहीं आ जाता है। बिल्कुल, आप तुरंत वर्तमान में आ जाते हैं। ये तो वाकई करने लायक अभ्यास है। दूसरा सिद्धांत है विचारों को जाने देना, लेट गो ऑफ थॉट्स। ये थोड़ा और गहरा लगता है। हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही हूँ। मतलब हम अपने विचारों से, अपनी राय से, अपनी कहानियों से अपनी पहचान बना लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या किताब ये कह रही है कि ये विचार हम नहीं हैं? हाँ, ये एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं चौंकाने वाला इंसाइट है। किताब कहती है कि हमारे ज्यादातर विचार, जैसे हमारे फैसले, वो लेबल्स जो हम खुद को या दूसरों को देते हैं, मैं आलसी हूं, वो मतलबी है। हमारी उम्मीदें, मन में चलने वाली कहानियां, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, अतीत की यादें या भविष्य की चिंताएं, ये सब बादल की तरह हैं, आते जाते रहते हैं। अच्छा। हमें इन्हें देखना है जैसे कोई दर्शक नाटक देख रहा हो, पर उस नाटक का हिस्सा नहीं बनना है। जैसे दर्शक? हाँ, किताब में एक नदी के पुल वाला उदाहरण है। आप पुल पर खड़े हैं और नीचे पानी में कचरा, मतलब आपके विचार, भावनाएं बह रहा है। आपका काम सिर्फ उसे देखना है, न कि नदी में कूदकर उस कचरे को पकड़ना या उसके साथ बह जाना। ओके। यहाँ ये समझना जरूरी है कि जिन विचारों से हम सबसे ज्यादा चिपके होते हैं, जिनसे अपनी पहचान बनाते हैं, अक्सर वही हमें सबसे ज्यादा बांधते हैं। तो इनसाइट क्या है? इनसाइट ये है, आपकी पहचान आपके विचार नहीं, बल्कि वो जागरूकता है, वो कॉन्शियसनेस है जो उन विचारों को देख रही है। ओह, जाने देना, खुद को खोना नहीं, बल्कि असली खुद को पाना है। वाह। जैसे किताब में दोस्त जैक की कहानी है। वो मनी मन खुद को असफल मानती थी और उसकी जिंदगी भी वैसी ही चल रही थी। जैसे ही उसने ये कहानी छोड़ी, मतलब ये मानना छोड़ा, उसका काम चल पड़ा। हमारी कहानियां हमारी हकीकत बन जाती हैं एक तरह से। ये तो सोचने वाली बात है कि हम अपनी ही बनाई कहानियों में कैसे फंस जाते हैं। तीसरा सिद्धांत है दर्द को जाने देना, लेट गो ऑफ पेन। ये सुनकर थोड़ी घबराहट होती है। स्वाभाविक है। मतलब पुरानी तकलीफों को फिर से याद करना, क्या ये जरूरी है? ये सवाल बहुत जरूरी है। हम सब दर्द से बचना चाहते हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन किताब कहती है कि जिन पुरानी दर्दनाक अनुभवों को हम दबा देते हैं, वो खत्म नहीं होते। वो अपूर्णताएं, इनकम्प्लीशंस बनकर हमारे अंदर रह जाते हैं, अधूरी भावनात्मक गांठें। अच्छा। और फिर अनजाने में ये हमारे आज के व्यवहार, हमारे डर, हमारे फैसलों को कंट्रोल करते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे बचपन में क्लास में मजाक उड़ाने का अनुभव किसी को बड़े होकर लोगों के सामने बोलने से रोक सकता है, और शायद उसे पता भी न चले कि ये डर आ कहां से रहा है। सही बात है। अब इसे जाने देने का तरीका सिर्फ सोचना या विश्लेषण करना नहीं है। किताब में एक तकनीक है कंप्लीशन। कंप्लीशन? हाँ, इसका मूल मंत्र है रीलिव टू रिलीव, यानी फिर से जीकर राहत पाना। ओह। इसका मतलब है अकेले में सुरक्षित महसूस करते हुए, जैसे आईने के सामने बैठकर उस दर्दनाक घटना को याद करना और जोर से बोलकर उसे कम से कम 5 बार फिर से जीना। 5 बार बोलकर? हाँ, और सबसे जरूरी बात, उस समय उस उम्र में जो भावनाएं महसूस हुई थी, उन्हें पूरी शिद्दत से दोबारा महसूस करना है। ओह माय गॉड, ये तो मुश्किल लग रहा है। हाँ, ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं, ये एक इमोशनल रिलीज है। ऐसा करने से वो दबा हुआ दर्द धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। अच्छा। जैसे किताब ने दोस्त हेले ने उड़ान के डर पर, या खुद लेखक ने अपने मैं काफी अच्छा नहीं हूं वाले गहरे एहसास पर ऐसे ही काम किया। ये मुश्किल लग सकता है, पर दबे हुए दर्द से लगातार प्रभावित होते रहने से ज्यादा मुक्तिदायक है। ओके, ये वाकई गहरा काम है। और चौथा सिद्धांत समर्पण करना। ये शब्द सुनते ही लगता है जैसे हार मान लेना, हथियार डाल देना। हाँ हाँ, बिल्कुल, पहली फीलिंग यही आती है। क्या इसका मतलब है कि हमें कोशिश ही नहीं करनी चाहिए? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। समर्पण का मतलब निष्क्रिय होना या हार मान लेना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है?
ये असल में अहंकार को, यानी उस मैं अलग हूं, मुझे सब कंट्रोल करना है वाले भाव को पूरी तरह से छोड़ना है। ये मानना है कि हम उस बड़े अस्तित्व या जीवन के प्रवाह का हिस्सा हैं और उसकी एक अपनी बुद्धिमत्ता है। समर्पण का मतलब है अपनी तरफ से इरादा करना, जरूरी कदम उठाना, लेकिन परिणाम कैसा होगा, कब होगा, इस जिद को छोड़ देना। अच्छा, मतलब एक्सपेक्टेशन छोड़ देना। हाँ, एक्सपेक्टेशन और कंट्रोल की जिद छोड़ देना और फिर अपने अंदर की आवाज, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखना। इंट्यूशन पर। हाँ, जब हम कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ते हैं तो अहंकार रास्ते से हट जाता है और हमें अंदर से पता चलने लगता है कि अगले पल क्या करना सही है। ओके। चीजें फिर कम मेहनत और तनाव के साथ ज्यादा आसानी से होने लगती हैं, अक्सर ऐसे तरीकों से जो हमने सोचे भी नहीं थे। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे लेखक पेरिस में फंस गया था, नौकरी नहीं थी, उसने सब कुछ छोड़ दिया, मतलब समर्पण कर दिया, और अचानक सही नौकरी मिल गई। वाह। या उसकी दोस्त सालों से मां बनने की कोशिश कर रही थी, जब उसने ये तनाव और कोशिश छोड़ी और समुद्र की लहरों के साथ बहने का अनुभव किया तो वो आसानी से गर्भवती हो गई। कमाल है। यहाँ एक दिलचस्प चक्र है। समर्पण से शांति और आनंद मिलता है। कभी-कभी इस आनंद से अहंकार फिर बढ़ जाता है। देखो मैंने कर दिखाया। अच्छा। बढ़ा हुआ अहंकार फिर से दर्द या रुकावट पैदा करता है। ओह। ये दर्द हमें फिर से समर्पण की जरूरत याद दिलाता है। धीरे धीरे हम ज्यादा समय समर्पण की अवस्था में रहना सीख जाते हैं। ये 4 सिद्धांत, वर्तमान में रहना, विचारों को जाने देना, दर्द को जाने देना और समर्पण करना, सुनने में शक्तिशाली लगते हैं। तो अगर कोई इस रास्ते पर अभी शुरू कर रहा है तो उसके लिए याद रखने वाली मुख्य बातें क्या होंगी, एकदम बुलेट पॉइंट्स में? जरूर, बिल्कुल। शुरुआत करने वालों के लिए कुछ मुख्य बातें याद रख सकते हैं। पहला, अभी में जिएं। दिमाग भटके तो डांटे नहीं, प्यार से वापस इसी पल में लाएं, जैसे सांस पर ध्यान देकर। ओके। दूसरा, विचारों को देखें, बने नहीं। मन में जो भी चल रहा है, राय, कहानी, लेबल, उसे सिर्फ देखें। याद रखें, आप वो विचार नहीं, उन्हें देखने वाले हैं। तीसरा, दर्द को महसूस करके आजाद करें। पुरानी तकलीफों को दबाएं नहीं, उन्हें महसूस करने दें कंप्लीशन तकनीक से, ताकि वो जा सकें। ठीक है। चौथा, कंट्रोल छोड़ें, प्रवाह पर भरोसा करें। सब मेरे हाथ में है वाला भ्रम छोड़ें। जीवन की समझ और अपने अंदर की आवाज यानी इंट्यूशन पर यकीन करें। और शुक्रगुजार बने। क्या नहीं है इस पर रोने के बजाय जो है उसके लिए धन्यवाद दें, छोटी चीजों के लिए भी। हाँ, ये जरूरी है। अगला, अपनी कमियों को भी अपनाएं। दूसरों की जिन बातों से चिढ़ होती है वो अक्सर हमारे अंदर छुपी हुई वही बातें होती हैं। उन्हें स्वीकार करने से आप ज्यादा शांत और मजबूत बनेंगे। ओके। और जाने देना कमजोरी नहीं, असली ताकत है। ये आपको सही वक्त पर बिना जोर लगाए सही काम करने की शक्ति देता है। और आखिरी, आप शरीर मन से बढ़कर हैं। आपकी असली पहचान वो शांत चेतना है जो इस सारे अनुभव को देख रही है। ठीक है, ये लिस्ट काफी मददगार है, पर सवाल वही है, इन्हें रोज की भागदौड़ में उतारें कैसे? सुनने में अच्छा लगता है, पर करें क्या? कुछ ठोस, करने लायक चीजें। बिल्कुल, बहुत जरूरी सवाल है। ज्ञान को अमल में लाना ही असली चुनौती है। कुछ आसान और प्रैक्टिकल चीजें जो कोई भी शुरू कर सकता है। हाँ, बताइए। पहला, रोज थोड़ा ध्यान, बस 5-10 मिनट रोज सुबह या शाम अपनी सांस पर ध्यान दें। कुछ और करने की जरूरत नहीं। बस 5-10 मिनट? हाँ, शुरुआत के लिए काफी है। चाहे तो कीएम जैसी कोई फॉर्मल तकनीक सीख सकते हैं, पर शुरुआत सिर्फ सांस से भी काफी है। ठीक है। और कंप्लीशन, जब जरूरत हो। जब भी कोई पुरानी दर्दनाक याद या भावना बहुत परेशान करे तो अकेले में आईने के सामने बैठकर 15-20 मिनट रिलीव टू रिलीव का अभ्यास करें। रोज करने की जरूरत नहीं, जब जरूरत महसूस हो। ओके। तीसरा, शुक्रगुजारी की डायरी। रात को सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट लगाकर उस दिन हुई कोई भी 3 अच्छी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। कुछ भी, अच्छी चाय, किसी की मुस्कान, समय पर बस मिलना। ये तो आसान है। चौथा, मैं हूं का मानसिक जाप। दिन में जब भी लगे कि आप किसी सोच, मैं बहुत बिजी हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, या पहचान में फंस रहे हैं, मन ही मन 2-4 बार दोहराएं, मैं हूं। बस इतना ही। ये आपको उस विचार से दूरी बनाने में मदद करेगा। इंटरेस्टिंग। मैं हूं। और विचारों को देखना। दिन में कभी भी बस 1 मिनट के लिए रुकें और देखें कि मन में क्या चल रहा है। कोई जजमेंट नहीं, बस देखना है, जैसे सड़क पर ट्रैफिक देख रहे हों। फिर छाया पर ध्यान दें। नोट करें कि दूसरों की कौन सी आदतें आपको सबसे ज्यादा गुस्सा या चिढ़ दिलाती हैं। हाँ, ये तो होता है। फिर ईमानदारी से खुद से पूछें, क्या मुझ में भी ये थोड़ा सा है? उसे स्वीकार करने की कोशिश करें। जैसे जोर से कहना,
अकेले में। हाँ, मैं भी कभी कभी स्वार्थी हो सकती हूँ, या मैं भी गलतियां करती हूँ। ओह, ये मुश्किल है पर शायद जरूरी है। हाँ, और कहानियां और लेबल पहचाने। ध्यान दें कि आप अपने और दूसरों के बारे में क्या कहानियां दोहराते रहते हैं। वो कभी नहीं सुधरेगा। मेरी किस्मत ही खराब है, या क्या लेबल लगाते हैं, मैं शर्मीला हूं। क्या ये हमेशा 100% सच है? इन्हें चुनौती दें। और आखिरी, समर्पण का छोटा अभ्यास। कोई काम शुरू करते समय इरादा करें, लेकिन ये चिंता छोड़ दें कि वो ठीक वैसा ही हो जैसा आपने सोचा है। बस अपना अगला कदम उठाएं जो सही लगे, और देखें कि चीजें कैसे खुलती हैं। ये वाकई करने लायक लग रहे हैं। लेकिन अक्सर ऐसी चीजें शुरू करते वक्त हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। इस रास्ते पर वो कौन सी आम गलतियां या कह सकते हैं जाल हैं जिनसे बचना चाहिए? हाँ, कुछ आम गलतफहमियां हैं जो लोगों को रोक देती हैं। इनसे बचना जरूरी है। जैसे कि? पहला, सिर्फ पॉजिटिव सोचना। ये सोचना कि जाने देना मतलब नेगेटिव कुछ सोचना ही नहीं, महसूस ही नहीं करना। हाँ, आजकल ये बहुत चलता है, पॉजिटिव वाइब्स ओनली। बिल्कुल। ये दर्द को दबाना है, जाने देना नहीं। दर्द को महसूस करना और कंप्लीशन से निकालना जरूरी है, तभी वो जाएगा। ओके। और दूसरा, दिमाग में ही उलझे रहना, पुरानी बातों का सिर्फ विश्लेषण करते रहना, सोचते रहना कि ऐसा क्यों हुआ, किसने क्या कहा, ये आपको वहीं फंसाए रखता है। दर्द को महसूस करना, अनुभव करना ज्यादा जरूरी है, सिर्फ सोचना नहीं। राइट, अनुभवात्मक। तीसरा, जाने देने को आलस समझना। ये मान लेना कि समर्पण मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना। नहीं। ये तो हमने बात की थी। हाँ। समर्पण के बाद जो एक्शन होता है वो ज्यादा सहज, सही समय पर और ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि वो अंदर से आता है, डर या जोर जबरदस्ती से नहीं। ठीक है, और क्या गलती होती है? डर वाली इच्छाओं के पीछे भागना, ऐसी चीजें चाहना जो समाज को दिखाने के लिए हो, या किसी डर को छुपाने के लिए। अगर मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी तो लोग इज्जत करेंगे, बजाय ये पूछने के कि कोई सच में क्या चाहता है। फिर परिणाम से बुरी तरह चिपक जाना, ये तय कर लेना कि आपकी इच्छा ठीक इसी तरह इसी समय पर पूरी होनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रवाह को रोक देते हैं। इरादा रखें, पर कैसे होगा ये जीवन पर छोड़ें। ओके। एक और, दूसरों को बदलने में लगे रहना। अपनी अंदर की शांति या खुशी के लिए ये उम्मीद करना कि बाहर के लोग या हालात बदल जाएं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। असली बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। और आखिरी, डर को अंदर की आवाज समझ लेना। कभी कभी हमारे पुराने डर या अधूरी भावनाएं हमें कुछ करने से रोकती हैं, और हम उसे अपना अंतर्ज्ञान समझ लेते हैं। सच्चा अंतर्ज्ञान शांत होता है, डरा हुआ नहीं। ये बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। और अगर कोई इन सिद्धांतों को ठीक से समझकर इन गलतियों से बचते हुए अपनी जिंदगी में लाता है, तो क्या बदलाव उम्मीद कर सकता है? मतलब इसका असर क्या होता है जीवन पर? किताब और अनुभवों के आधार पर असर काफी गहरा और चौतरफा हो सकता है। जैसे? पहला, मन की शांति। जाहिर है, सबसे पहले तनाव, चिंता, बेचैनी कम होती हैं। मन ज्यादा शांत, साफ और वर्तमान में टिका हुआ महसूस होता है। ये तो चाहिए ही। दूसरा, बेहतर सेहत। जब मानसिक तनाव कम होता है तो उसका असर शरीर पर भी पड़ता है। तनाव से जुड़ी बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, पाचन की समस्याएं वो कम हो सकती हैं। नींद बेहतर हो सकती है। तीसरा, गहरे रिश्ते। जब हम दूसरों को कंट्रोल करने या बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं और अपनी अंदरूनी गांठों पर काम करते हैं, तो रिश्ते ज्यादा सहज और प्यार भरे हो जाते हैं। वाह। हम दूसरों को ज्यादा समझ पाते हैं और उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। झगड़े कम होते हैं। और करियर या सफलता पर? हाँ, सहज सफलता। हैरानी की बात है, पर जब हम जोर लगाना छोड़ते हैं तो लक्ष्य ज्यादा आसानी से मिलने लगते हैं। सच में? हाँ, अंतर्ज्ञान तेज होता है, सही मौके नजर आने लगते हैं, रचनात्मकता बढ़ती है, जीवन में एक फ्लो या लय आ जाती है। यहाँ तक कि पैसों के मामले में भी आसानी महसूस हो सकती है, क्योंकि आप कमी के डर से काम करने के बजाय अवसरों के साथ बहना सीखते हैं। अच्छा। और आखिरी, जिंदगी का मजा। कुल मिलाकर जीवन ज्यादा खुशनुमा, हल्का और आनंददायक लगने लगता है। बोरियत कम होती है क्योंकि हर पल में कुछ नयापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपनी असली क्षमता के साथ जी रहा है। ये तो वाकई कमाल का नजरिया है। अगर इस पूरी बातचीत और किताब के गहरे ज्ञान को सिर्फ एक लाइन में कहना हो तो वो क्या होगी? मेरे ख्याल से वो लाइन होगी, असली शक्ति चीजों को पकड़कर रखने या कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि उन्हें जाने देने की हिम्मत और कला में है। वाह, बहुत खूब। तो ये थी जॉन पर्किस की किताब द पावर ऑफ लेटिंग गो के मूल विचारों पर हमारी चर्चा।
उम्मीद है इस बातचीत से, खासकर अगर कोई इस विषय में नया है, तो आपको एक अच्छी शुरुआती समझ मिली होगी कि ये जाने देना आखिर है क्या और क्यों जरूरी हो सकता है। हाँ, उम्मीद तो यही है। सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि जाने देना कोई हार या कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत ही सक्रिय और शक्तिशाली तरीका है जिससे हम कम तनाव, ज्यादा सहजता और ज्यादा गहरी संतुष्टि के साथ जी सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। हाँ, जरूर। कैसा हो सकता है कि किसी की जिंदगी की जो सबसे बड़ी रुकावट है, जो सबसे बड़ा डर है, या जो सबसे गहरा दर्द है, वही असल में उसे जाने देना सिखाने वाला सबसे बड़ा गुरु बनने आया हो? ये गहरा सवाल है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।